हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। कौन सा है हमारा आज का चैप्टर? है 2 है, तीसरा, सॉरी चैप्टर तीसरा। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके, तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2009 के पेपर के बारे में, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। आप सभी को पता है कि मैं जो पिछले साल के पेपर्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैं सारा का सारा वही कंटेंट सॉल्व करवा रहा हूँ, जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं वही बना रहा हूँ जो पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल इस तरीके से 75% प्लस मार्क्स लेके आना है। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट करो। जो भी समस्या हो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, क्योंकि आप जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे कि हमें समझ में आया या फिर मेरे को कुछ सुधार करना चाहिए, तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं मेरा बेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे पहले यूपीपीसीएस के हमने टोटल 2 वीडियो बना दिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7? सॉरी, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैं, यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे वायुमंडल के 2 भाग होते हैं। वायुमंडल में, वायुमंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस 2009 के क्वेश्चन में, सममंडल का। एक सममंडल का क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस 2019 में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। देखो, वायुमंडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सममंडल, विषममंडल। किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। कि रासायनिक आधार पर जो वायुमंडल था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सममंडल और विषममंडल। अब आप सोच रहे हो कि रासायनिक आधार पर कैसे? देखो, रासायनिक आधार पर था गैसों की मात्रा के आधार पर, गैसों की मात्रा के आधार पर। गैसों के आधार पर ही लिख लो, मात्रा को हटाओ, गैसों के आधार पर। किसके आधार पर? गैसों के आधार पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल को रासायनिक आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, विषममंडल और सममंडल। और जो रासायनिक आधार था वो था गैसों के आधार पर। रासायनिक में क्या था? गैसों के आधार पर था। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गैसों के आधार पर वायुमंडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सममंडल, दूसरा विषममंडल। अब सममंडल का क्वेश्चन पूछा था, हमने क्या सोचा कि आपको साथ ही साथ विषममंडल भी कंप्लीट करवा दूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विषममंडल, सॉरी सममंडल को पढ़ते हैं सबसे पहले। वायुमंडल का सबसे निचला भाग, वायुमंडल का सबसे निचला भाग, जो सममंडल होता है वो क्या होता है? वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। सममंडल क्या होता है? वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है। ये 0 से 88 किलोमीटर तक, 0 से 88 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। इसकी जो बाह्य सीमा होती है, क्या बाह्य सीमा, वो कहाँ तक होती है? 88 किलोमीटर तक होती है। समझ में आया? वायुमंडल का सबसे निचला भाग सममंडल कहलाता है। 0 से 88 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है और इसकी जो बाह्य सीमा होती है सममंडल की वो होती है 88 किलोमीटर। ठीक है, अब जो सममंडल था, सममंडल, या तो इसको आप बोल सकते हो कि सममंडल को 3 भागों में डिवाइड किया गया।
या आप बोल सकते हो कि सममंडल 3 मंडलों से मिलकर बना। एक था क्षोभ मंडल, दूसरा था समताप मंडल और तीसरा है मध्य मंडल। इन तीनों को मिला के क्या बना? सममंडल बना। क्या बना? सममंडल। ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, तीनों को मिला के क्या बनाया गया? सममंडल बनाया गया। या सममंडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऐसे बोल सकते हो। सममंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सममंडल में कौन कौन से वायुमंडलीय परतें शामिल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सममंडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे वो, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुटअप हो, हम उसका शानदार तरीके से आंसर दे पाएं। ठीक है, यहां तक हो गया बिल्कुल। रासायनिक, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को सममंडल कहा जाता है। किस आधार पर? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि रासायनिक आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक सममंडल, एक विषम मंडल। तो यहां बन गया है कि रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को सममंडल कहता है। ठीक है, अब रासायनिक दृष्टि से ऐसा क्या है जिसकी वजह से बोलते हैं? तो देखो, क्योंकि इस मंडल में गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि इस मंडल में गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। जो गैसों का अनुपात है, जो गैसों की मात्रा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखो, इस भाग जो ये मंडल है, सममंडल की प्रमुख गैस, ये ध्यान रखना, सममंडल की प्रमुख गैस कौन कौन सी है? एक तो है नाइट्रोजन, जो कितनी परसेंट है? 78% है। दूसरी है ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट है? 21% है। तो जो सममंडल होता है उसमें क्या होता है? गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। नाइट्रोजन सदा 78% रहती है और ऑक्सीजन सदा 21% रहती है। ये इसकी 2 प्रमुख गैसें हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सममंडल की 2 प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? एक नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं रासायनिक मंडल की, विषम मंडल की, कि विषम मंडल क्या होता है। विषम मंडल, मैंने बताया था कि जो सममंडल है वो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, तो उससे पता चलता है, उसी के आधार पर हम लगा सकते हैं विषम मंडल वायुमंडल की बाह्य परत। क्या है? वायुमंडल की बाह्य परत ही विषम मंडल है, या भाग, परत भी बोल सकते हो या भाग भी बोल सकते हो। बात एक ही है कि जो वायुमंडल की बाह्य भाग है या बाह्य परत है, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम मंडल बोलते हैं। अब जो विषम मंडल है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार, तो देखो, जो सममंडल था वो 88 किलोमीटर तक था, 0 से 88 तक सममंडल था, और 88 से 10,000 तक ये कौन सा है? विषम मंडल। क्योंकि विद्वान मानते हैं कि जो वायुमंडल है वो समथिंग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है।
कहाँ तक विस्तृत है? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विषम मंडल है उसका विस्तार कहाँ से है? 90 से 10,000 किलोमीटर तक। यहाँ पर आप 88 भी लिख सकते हो, 88 भी लिख सकते हो, 90 भी लिख सकते हो। कुछ बुकों में 88 भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि जो सममंडल का विस्तार था वो मैंने पहले बता दिया 88 किलोमीटर। क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल 100% फिक्स नहीं है, इसलिए 1-2 किलोमीटर का इनमें ऊपर नीचे घटबढ़ होती रहती है। वो इस तरीके का ऑप्शन नहीं देगा कि कहीं दे दिया 90 टू 10,000, ऑप्शन बी दे दिया 88 टू 10,000। वो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देगा। वो 90 देगा तो 88 नहीं देगा, 88 देगा तो 90 नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसको खुद को भी पता है कि ये चीज़ें फिक्स नहीं है, बिल्कुल श्योर नहीं है, 100% नहीं है कि हम बिल्कुल 100% बोल दिए कि ये ऐसा है तो है ही। ठीक है, अब इस मंडल को विषम मंडल क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको विषम मंडल क्यों कहते हैं? बताओ भाई, इसको विषम मंडल क्यों कहते हैं? सममंडल को सममंडल क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें गैसों का अनुपात बिल्कुल परिवर्तित नहीं होता था, और उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विषम मंडल को हम विषम मंडल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें गैसों का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में स्थित विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण विषम मंडल को विषम मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में स्थित विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? विषम मंडल बोलते हैं। अब जो विषम मंडल होता है इसमें भी अलग अलग परतें पाई जाती हैं। मैंने यहाँ पर परत शब्द का प्रयोग किया था, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर भी अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं? देखो, मैंने बताया था सममंडल में टोटल 3 परतें पाई जाती हैं, विषम मंडल में टोटल 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी है? विषम मंडल में 4 परतें, या विषम मंडल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आणविक नाइट्रोजन परत। पहली कौन सी है? आणविक नाइट्रोजन परत। उसके बाद दूसरी कौन सी है? दूसरी है आणविक ऑक्सीजन परत। दूसरी कौन सी है? आणविक ऑक्सीजन परत। तीसरी है हीलियम परत। तीसरी हीलियम परत है, और जो चौथी परत है उसका नाम है आणविक हाइड्रोजन परत। चौथी परत है आणविक हाइड्रोजन परत। तो सबसे पहले हम बात की जाए आणविक नाइट्रोजन परत, ये कहाँ तक विस्तृत है? 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक। 0 से लेके 200 किलोमीटर तक, सॉरी 90 से लेके, 0 से नहीं 90 से लेकर, 90 से लेकर, क्योंकि 88 किलोमीटर तक तो कौन से सममंडल विस्तृत है? 88 किलोमीटर तक हमारा सममंडल विस्तृत है। उसके जस्ट आगे 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक आणविक नाइट्रोजन की परत पाई जाती है। 200 से 1100 किलोमीटर, 200 से 1100 किलोमीटर, 200 से लेकर और 1100 किलोमीटर के बीच में हमारी ऑक्सीजन परत पाई जाती है। और उसके बाद हम बात करें तो 1100 से 3500, कितना? 1100 से 3500 किलोमीटर तक हमारी कौन सी परत पाई जाती है? हीलियम परत पाई जाती है। और उसके बाद बात की जाए 3500 से 10,000 तक, कहाँ तक? 10,000 तक हमारी आणविक हाइड्रोजन परत पाई जाती है।
ठीक है। सममंडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। विषम मंडल को 4 भागों में। इन 4 को आपको सही ढंग से ध्यान में रखना है। यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित परतों को सही क्रम में व्यवस्थित करो ऊंचाई के आधार पर। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित परतों को ऊंचाई के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले नाइट्रोजन परत, फिर ऑक्सीजन परत, फिर हीलियम परत, फिर हाइड्रोजन परत। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे ऊपर या वायुमंडल में अधिकतम ऊंचाई पर कौन सी गैसीय परत पाई जाती है। दोबारा से सुन लो कि वायुमंडल में सबसे ऊपर या अधिकतम ऊंचाई पर कौन सी गैसीय परत पाई जाती है, तो वो है हाइड्रोजन परत। तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि विषम मंडल की शुरुआत कौन सी गैसीय परत से होती है। विषम मंडल की शुरुआत कौन सी गैसीय परत से होती है, तो वो है नाइट्रोजन परत। ठीक है, इनका आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। इनकी ऊंचाई से भी मिलान करवा लेता है वो, तो इनकी ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखने का कुछ नहीं है, आपको ये भी नहीं याद रखना है क्योंकि 88 किलोमीटर तक वो था। फिर आपको ये भी याद नहीं करनी है क्योंकि ये 200 किलोमीटर पर कंप्लीट हो रही है। फिर आपको ये भी नहीं याद करनी, सॉरी 3500 तो याद करना है। फिर आपको ये भी याद नहीं करनी क्योंकि 1100 किलोमीटर पर ये कंप्लीट हो रहा है। फिर आपको ये भी याद नहीं करनी क्योंकि 3500 किलोमीटर पर ये कंप्लीट हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली याद करना है क्या, 200, 1100, 3500 और 10,000। ठीक है, इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन परत, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन परत, इन दोनों के बीच में हीलियम परत और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन परत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 200, 1100, 3500 और 10,000। कितना? 200, 1100, 3500, 10,000। 10,000 को भी भूल जाओ चाहे, ये तो आपको पहले पता है। अब बीच की 3 डेट याद रखनी है, 200, 1100 और 3500। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्लीज आप यदि चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। देखो, लाइक करने से आप सोच रहे होंगे कि चलो मेरी कमाई बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से मेरे में पॉजिटिविटी आती है, मैं मोटिवेट होता हूँ। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो भी मैं मोटिवेट होता हूँ। जब आप सब्सक्राइबर कम बढ़ते हैं, जिस दिन सब्सक्राइबर कम बढ़ते हैं उस दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, यार क्या सिस्टम चल रहा है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ और फिर उसके बावजूद मेरे को रिजल्ट बेस्ट नहीं मिल रहा। रियल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, मेरी रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में सोता हूँ, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठता हूँ। जिस दिन 2 बजे सोया उस दिन 4 बजे उठा, 4 घंटे सोया। जिस दिन 3 बजे सोया उस दिन 7 बजे उठा, फिर 4 घंटे सोया। दिन में कभी सोता नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। उसका प्रूफ देख सकते हो, मैं कभी रात 12 बजे वीडियो डालता हूँ, कभी 2 बजे वीडियो डालता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही नाइट में रहता है, जैसे वीडियो कंप्लीट होता है मैं डाल देता हूँ। मेरा फिक्स टाइम इस वजह से नहीं बन पा रहा है वीडियो डालने का। कई सोच रहे होंगे कि सर आपका कभी वीडियो 10 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, मैं चाहूँ तो फिक्स टाइम पर भी वीडियो डाल सकता हूँ। बहुत सारी बुक है मार्केट में, उन बुकों को ख़रीद के और वहाँ से मैं नोट्स बना के और आपको वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। उन बुकों को तो आप भी पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट पढ़ाऊँ, ऐसा कंटेंट बनाऊँ जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर करो बिना ज़्यादा पढ़े। एक भाई ने मेरे से पूछा, उसने माजिद हुसैन की मानव भूगोल की बुक शेयर की मेरे साथ कि सर ये बुक खरीद लाऊं क्या, कैसी है? माजिद हुसैन की मानव भूगोल की बुक। कि यार ये ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए और इतनी बड़ी बुक पढ़ेगा और जिसमें से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। माजिद हुसैन से बुक क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कहीं और से, ये पढ़ के जाएगा इस बुक को।
मैंने इसको राय दी कि प्लीज़ यार इस बुक को मत पढ़, इसकी बजाय मैं नोट्स दे रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से पढ़, और विश्वास ना हो तो आप खुद देख लेना। मध्य प्रदेश का मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, उस पेपर को देखना 2017 वाला। यूपी का भी मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, उसको भी देखना आप। इसी चैनल के ऊपर सोल्व करवा रहा हूँ मैं। ओल्ड पेपर ऑफ ज्योग्राफी नाम से प्ले लिस्ट है, ओल्ड पेपर ऑफ ज्योग्राफी, उसमें देखना सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन वह यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, और आप देख लेना। सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। एक दो क्वेश्चन बाहर चला जाए जिसकी कह नहीं सकता, बाकी पूरा का पूरा पेपर मिलेगा। और ऐसा कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। एक वीडियो का कंटेंट तैयार करने में कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। फिर उसके बाद उसका वीडियो बनाओ। एक वीडियो टोटल टाइम लेता है 4 घंटे के आसपास, और मैं दिन के 4 वीडियो बना रहा हूँ। मैं कभी 5 भी हो जाते हैं, क्योंकि एक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों और एमफिल पीएचडी की वैकेंसियों का वीडियो भी बनाता हूँ, जिससे आपको अपडेट रहें, आप अपडेट रहें कि कब वैकेंसी निकल रही है, कहाँ पर निकल रही है उसकी, और अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका भी वीडियो बनाता हूँ मैं केवल आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और विश्वास करें। थोड़े दिन अदर भी पढ़ते रहो। मैं नहीं बोल रहा कि आप केवल इन पर डिपेंड करो। 1 घंटे का वीडियो रहता है, उसको आप टोटल 1.5 घंटा का टाइम दे दो। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दे दो बस। उसमें आप याद भी कर लोगे, नोट्स भी बना लोगे। इसके अलावा मैं टाइम नहीं मांग रहा आपसे कुछ भी, केवल 1.5 घंटे का टाइम दे के देखो रेगुलर मेरे वीडियोज़ को, फिर देखना आपका स्कोर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जब आपने यदि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दिया आपने, या तो चाहे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हो, या नेट जर्फ का एग्जाम दिया हो, या पिछले क्वेश्चन सोल्व किए हो, बिल्कुल इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% आता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का तो एक नाम है फिक्स, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हर जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मैं बताता हूँ बिल्कुल पेपर के लेवल से, ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो मैंने पेपर से उठाया। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिकेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम से भी जाना जाता है। अब वो कहाँ कहाँ जाना जाता है, देखो, एक तो पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है, इसके अलावा कैरेबियन सागर, और पश्चिमी द्वीप समूह, इन 2 जगह पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको हरिकेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टॉर्नेडो। किसकी बात करते हैं? टॉर्नेडो की बात करते हैं। तो देखो, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, डायरेक्ट यूएसए लिख देता हूं मैं, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, इसको यूएसए, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टॉर्नेडो बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइफून। देखो, उत्तरी प्रशांत महासागर, चीन सागर, जापान सागर, इसके अलावा
चीन के पूर्वी भाग, इसके अलावा फिलीपींस, चीन का दक्षिणी भाग, और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो, उत्तरी प्रशांत महासागर, चीन सागर, जापान सागर, चीन का पूर्वी तटीय भाग, फिलीपींस, चीन का दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ पर तटीय भाग को ऐड करना, चीन का दक्षिणी तटीय भाग, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐड करना है चीन का पूर्वी तटीय भाग, यहाँ पर तटीय और ऐड कर लेना, ठीक है। चीन का दक्षिणी तटीय भाग और चीन का पूर्वी तटीय भाग, क्या है, चीन का दक्षिणी तटीय भाग और चीन का पूर्वी तटीय भाग। और इसके अलावा चौथे नंबर पर है वेली विलीज। चलो एक बार मैं इसी को दोबारा से रिपीट करवा देता हूं मैं, ठीक है। हरिकेन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन नाम से कहा जाना जाता है पश्चिमी द्वीप समूह में और कैरेबियन सागर में। टोर्नेडो कहाँ बोला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टोर्नेडो कहाँ कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको की खाड़ी में। टाइफून को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कौन सी जगह पर कहा जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, चीन सागर, जापान सागर, चीन का पूर्वी तटीय भाग, फिलीपींस, चीन का दक्षिण तटीय भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो तीन है ना, हरिकेन, टोर्नेडो और टाइफून, इन तीनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज होता था और मैं मानता हूं कि जहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूं वहां आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। इनको हम एक तरीके से याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने तीन देशों का नाम लिया है, चीन का, फिलीपींस का और जापान का, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द है। अब यहाँ पर टाइफून में फै, टाइफून में फै शब्द है, फै फै, और फिलीपींस में फै फै, फिलीपींस, टाइफून फै, टाइफून भी फै, फिलीपींस में भी फै। इसके अलावा देखो कहाँ पर फै, क्या पश्चिमी द्वीप समूह में फै नहीं है, कैरिबियन सागर में फै नहीं है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में फै नहीं है, मैक्सिको की खाड़ी में फै नहीं है, हरिकेन में फै नहीं है, टोर्नेडो में फै नहीं है। फिलीपींस, जापान और चीन, फिलीपींस, जापान और चीन, ये तीनों एक दूसरे के आसपास है। यहाँ पर जापान है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर फिलीपींस है, ये तीनों एक एरिया में। तो आप इन तीनों शब्दों को एक साथ याद कर लो, फिलीपींस, जापान और चीन, फिलीपींस, जापान, चीन, एक जगह है ये तीनों के तीनों, फिलीपींस, जापान और चीन। और फिलीपींस में फै, फिलीपींस में फै और टाइफून में फै, फै से फै मिल रहा है, टाइफून का फै फिलीपींस के फै से मिल रहा है, और फिलीपींस, चाइना और जापान तीनों बिल्कुल एक जगह, ठीक है। अब देखो ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पर हमारा जापान है, यहाँ पर हमारा चाइना है और यहाँ पर हमारा फिलीपींस है। ये किसके पास में, इनके पास में क्या है, ये प्रशांत महासागर है। मैं दोबारा एक बार साफ करके समझा देता हूं आपको। यहां पर ये इस तरीके से चाइना है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ क्या है दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर फिलीपींस है, और ये नॉर्थ प्रशांत महासागर क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। अब फिलीपींस, जापान, चाइना, फिलीपींस, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर टाइफून है। फिलीपींस, चीन और जापान में टाइफून है, और फिलीपींस, चीन और जापान ये कौन से महासागर के निकटवर्ती हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर के। बात एक ही है, उत्तरी प्रशांत महासागर बोल दो या फिर जापान, चाइना और फिलीपींस का तटवर्तीय क्षेत्र बोल दो, बात एक ही है, ठीक है।
तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि जो टाइफून है जो फिलीपींस, जापान और चाइना में आता है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। जापान सागर में आ रहा है, चीन सागर में आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। चीन के पूर्वी तटीय क्षेत्र में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। चीन के दक्षिण तटवर्तीय क्षेत्र में आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि उत्तरी प्रशांत महासागर में आ रहा है। और जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो समुद्र तटीय भाग है वो किस में शामिल है? उत्तरी प्रशांत महासागर में शामिल है। तो इस तरीके से हमने टाइफून को एक दूसरे से लिंक करके समझ लिया कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस, जापान और चाइना का तटवर्तीय क्षेत्र है, और फिलीपींस, जापान, चाइना फैसे टाइफून का फै मिल रहा है। तो फिलीपींस, चाइना और जापान में टाइफून आ रहा है, और ये तीनों के तीनों कंट्रीज उत्तरी प्रशांत महासागर में। चाइना का दक्षिणी और पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर में। जापान सागर भी और चाइना सागर भी, ये भी कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो हमारा जो टाइफून का था वो कंफ्यूज हमारा क्लियर हो गया। बचा हरिकेन और टोर्नेडो। इनको आप वैसे याद कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? साइक्लोन की। चौथा नाम है साइक्लोन, चक्रवात। कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन या चक्रवात बोला जाता है। तो इसमें लिखो सबसे पहले भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र, ठीक है। भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी, भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। अब भारत का पूर्वी और पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन बोल रहे हैं, चक्रवात बोल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एवं अरब सागर। यहां पर किसको क्या बोलेंगे? वही साइक्लोन बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे, क्योंकि बात एक है। भारत का पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, भारत का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र अरब सागर, ये बिल्कुल सेम है। अब जब हमने बंगाल की खाड़ी की बात कर दी, अरब सागर की भी बात कर दी, तो हम हिंद महासागर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किस में? हिंद महासागर में। हम मेडागास्कर का पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं, मेडागास्कर का पूर्वी भाग, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि मेडागास्कर कहां पर है? हिंद महासागर में। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और मेडागास्कर का पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पांचवा विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी, ये मेडागास्कर नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेडागास्कर नहीं है, मोजाम्बिक है, ठीक है। मेडागास्कर नहीं था, वो मोजाम्बिक था, मेरा थोड़ा सा गलत ध्यान रह गया था। अफ्रीका का ये क्षेत्र है, यहाँ पर है मोजाम्बिक, ठीक है। ये हिंद महासागर का एरिया, यहाँ पर मोजाम्बिक है, मैं थोड़ा सा गलत लिखा दिया था मैंने, ध्यान रखना, यहाँ पर मोजाम्बिक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विलीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और मेडागास्कर में। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर एक दूसरे के बिल्कुल निकटवर्ती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको मेडागास्कर शब्द याद करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या है? मेडागास्कर है। और ऑस्ट्रेलिया में ली है जो विली के और विलीज के दोनों में, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या है? मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के पास में मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया में एक ली है, जबकि विली में भी ली है और विलीज में भी ली है। तो विली विलीज ली
ऑस्ट्रेलिया ली। जैसे वहां पर हमने टाइफून को फिलीपींस दोनों का फे मिलाया था, टाइफून का फिलीपींस का फे मिलाया था, और फिलीपींस के निकटवर्ती कौन कौन से थे, जापान था और चाइना था। बिल्कुल उसी तरीके से मिलाना है। विली विलीज का जो ल है उसको ऑस्ट्रेलिया के ली से मिलाना है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा है, मेडागास्कर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे जस्ट टेफू। टेफू टेफू बोलते हैं जापान में, ये भी एक अलग से ध्यान रखना, टेफू जापान में बोलते हैं इसको, कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसको जापान में टेफू बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त चलते हैं एवं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त क्यों? कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त चलते हैं जबकि उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त चलते हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो चक्रवात है वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चल रहे हैं जबकि उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त चल रहे हैं? तो भाई लोगों, इसका जो कारण है वो है विक्षेपी बल। विक्षेपी बल, और इस विक्षेपी बल को हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। विक्षेपी बल जिसको हम कोरियोलिस बल भी बोलते हैं, जिसको डिफ्लेक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिव फोर्स। डिफ्लेक्टिव फोर्स, दोबारा से बता रहा हूं मैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त चलते हैं। उसका क्या कारण है? विक्षेपी बल जिसको हम कोरियोलिस बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्षेपी बल जिसको हम कोरियोलिस बल भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। उसको पता है एग्जामिनर को कि हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे पूछता है कि उत्तरी जो चक्रवात होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? ऑप्शन ए दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी वामावर्त, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी दोनों। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता है कि दक्षिणावर्त आएगा या फिर वामावर्त आएगा, लेकिन हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उस बंदे को पता है कि बेटे कहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अब उसको सोचना चाहिए कि भाई अब टाइम बदल गया है, अब पढ़ने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तेरे बाप है वो पढ़ने वाले, वो बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करेंगे ट्रिक के साथ। दक्षिणावर्त दक्षिण दक्षिणावर्त, देखो दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणावर्त, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणावर्त। अब आप समझ लो इसको, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणावर्त। ठीक है, यहां पर दक्षिणी और यहां पर दक्षिण है। ठीक है, यहां पर दक्षिणी, यहां पर दक्षिणी। अब आप ये भी ध्यान रख लेना कि जो दक्षिणावर्त है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो वामावर्त है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलता है, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम वामावर्त बोलते हैं। और दक्षिणावर्त का जो दक्षिण है वो दक्षिणी गोलार्ध से मिल रहा है, दक्षिण दक्षिण। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कौन ये कोरियोलिस बल क्या करता है ऐसा कि जो चक्रवात है उनमें जो हवा है वो उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणावर्त चल रही है, वो सॉरी वामावर्त चल रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चल रही है,
क्या कर रहा है ये? तो भाई लोगों, जो कोरियोलासिस बल है, एक बार समझा देता हूं दूसरे तरीके से भी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोरियोलासिस बल हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में विक्षेपित करता है और दक्षिण गोलार्ध में किस दिशा में विक्षेपित करता है। लिख लो, चाहे क्वेश्चन लिखो कि कोरियोलासिस बल या विक्षेपी बल या डिफ्लेक्टिव फोर्स उत्तरी गोलार्ध की हवाओं को कौन सी दिशा में विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को कौन सी दिशा में विक्षेपित करता है। इसी क्वेश्चन में अथवा लगा के लिखो कि कोरियोलासिस बल या विक्षेपी बल जल धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में मोड़ता है और जल धाराओं को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में मोड़ता है। दोनों को साथ लेके चलेंगे हम, हवाओं को भी और जल धाराओं को भी। तो बात करें उत्तरी गोलार्ध की, नॉर्थ की, साउथ की। आप थोड़ा सा ये डायग्राम याद करो, जल धाराओं का डायग्राम याद करो कि जो जल धाराएं थी वो इस तरीके से आती हैं और इस तरीके से ऊपर जाती हैं, बिल्कुल। और दक्षिण में क्या होता है, इस तरीके से आती हैं, फिर इस तरीके से नीचे मुड़ती हैं, बिल्कुल ये कंडीशन होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये होती है, उत्तरी गोलार्ध में ये होती है। अब आपको क्या करना है, जिस दिशा में पवन मुड़ेंगी उसी दिशा में जलधारा मुड़ेगी। अब ये है, इसमें मैं ऐसे हो जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे हुआ मैं। ये जो मेरा नाक है इसकी शुद्ध में क्या है, वो मध्य रेखा है। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड मुड़ गई, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ गई। समझ में आ गया? बिल्कुल इस तरीके से ये जो मेरा नाक है वो विषुवत रेखा है, ऊपर के हाथ की साइड मुड़ गई, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड मुड़ गई और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ गई। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि जो उत्तरी गोलार्ध में जल धाराएं हैं वो दाईं साइड मुड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जल धाराएं बाईं साइड मुड़ रही है। ये बात है पवन की। पवन भी बिल्कुल इसी का अनुसरण करती हैं। पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड में उड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ती हैं। क्या होता है, पवनें भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं साइड। ठीक है, एक बार इसको साफ करके दिखा देता हूं मैं। अब ये तो था जलधाराओं का, यहां पर हम बनाते हैं पवनों का। सपोज चक्रवात का बनाते हैं। ये क्या कर रही है, बिल्कुल इस साइड से दाईं साइड मुड़ रही है। ये पवन है, ये जलधारा है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन कैसे मुड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ रही है इस तरीके से। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से और उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से पवन और जलधारा। बिल्कुल डायरेक्शन सेम है, क्योंकि पवन और जलधारा कोरियोलासिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दाईं साइड मुड़ रही है, दक्षिण गोलार्ध में बाईं साइड मुड़ रही है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, नया डायग्राम है। ऊपर वाले को साफ कर देता हूँ मैं, लिख लिया होगा आपने ये। और यार ऊपर वाले को मिटाने से कोई फायदा नहीं मिला, नीचे बना देता हूँ मैं। ये है, ये आपकी घड़ी है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपकी घड़ी है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है घड़ी की सुई। पहले 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है। ठीक है, घड़ी इसी डायरेक्शन में चलती है घड़ी की सुई। पहले 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है। मतलब इस दिशा में चल रही है वो घड़ी की सुई, इस दिशा में चल रही है। किसके अकॉर्डिंग चल रही है, बिल्कुल इसी के तरीके से चल रही है। क्या चल रही है, बिल्कुल इसी के तरीके से चल रही है। इसमें भी तीर का निशान इस साइड से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में भी ऐसे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हो गया कंफ्यूज, क्लियर भाई? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दाईं साइड बाईं साइड। पवनों में भी दाईं साइड बाईं साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
ये है चक्रवात का, ठीक है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल क्लियर हो गया है आपका। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, कोई छोटा सा क्वेश्चन होगा तो, अदरवाइज फिर हम नहीं करवाएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर वो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है। दुखी होकर नहीं पढ़ना है हमें खुशी के साथ पढ़ना है। वैसे खुशी के साथ नहीं, ये बात गलत है। एक बार क्लास में क्या था, ऐसे क्लास चल रही थी और एक टीचर पढ़ा रहा था, तो वो बोला कि सभी के सभी मतलब दोबारा बता रहा हूँ, एक क्लास चल रही थी और उसमें 10, 12, 20 जो भी स्टूडेंट थे वो सारे के सारे बैठे थे। अब एक था, कोई भी अपराधी था बहुत, तो वो ज़्यादा अपराध कर रहा था। अब उसको टीचर ने बोला कि भाई यार तू बहुत टाइम से अपराध कर रहा है, शांति के साथ बैठ जा। अब वो बोला कि सर आज शांति नहीं आई, आज बसंती के साथ बैठ जाऊँ मैं। तो ऐसे मत करना, मैं भी बोल रहा हूँ कि खुशी के साथ पढ़ना चाहिए, कभी आप खुशी ढूंढने लग जाओ, नहीं नहीं, खुशी के चक्रों में फंस गए ना तो बेटा वो कुछ नहीं होने वाला आपका। वो खुशी तो सब कुछ कर लेगी लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। वो आपने एक स्टोरी और सुनी होगी आपने, छोटी सी है, मैं सुना देता हूँ एक बार, बहुत सी बार सुना होगा। मैं 10th में था, वो 8th में थी। मैं 12th में था, वो 10th में थी। मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो 12th में थी। मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया, वो उसने ग्रेजुएशन में एंट्री ली। मैंने पीजी की, उसने ग्रेजुएशन की। मैं एसएससी में घुसा, उसने पीजी कंप्लीट किया। फिर मैं एसएससी में घुसा, फिर उसने पीएचडी कर ली। फिर मेरा एसएससी का एग्ज़ाम दिया, उसने पीएचडी कंप्लीट कर ली। फिर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। अब कल मेरा एसएससी का पेपर है और परसों के दिन उसकी शादी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नहीं करना है। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, बहुत टाइम हो गया है। अवरोधों द्वारा बलपूर्वक, अवरोधों द्वारा बलपूर्वक, अवरोधों द्वारा वायु के बलपूर्वक, अवरोधों द्वारा वायु के बलपूर्वक आरोहण के फलस्वरूप पर्वतीय बरसात होती है, ठीक है। दूसरा लिखो, धरातल के उष्मन के कारण, धरातल के उष्मन के कारण, धरातल के उष्मन के कारण वायु ऊपर उठकर संवहनीय वर्षा करती है। ठीक है। और उसके बाद आता है दो वायु राशियों के अभिसरण, दो वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र में चक्रवातीय बरसात होती है। ठीक है, इन तीनों का आपको ध्यान में रखना है। पर्वतीय बरसात अवरोधों द्वारा वायु के बलपूर्वक आरोहण से, संवहनीय वर्षा धरातल के उष्मन के कारण वायु के ऊपर उठने से, और चक्रवाती वर्षा दो वायु राशियों के अभिसरण क्षेत्र में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये, और इसी के साथ हमारे आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। और प्लीज़ मेरी पहले की जो क्लासेज हैं उनको देखो। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी, उसको पढ़ो। जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करवा दी, उसको पढ़ो। ओशिनोग्राफी कंप्लीट करवा दी, उसको पढ़ो।
क्लाइमेटोलॉजी चला रखा हूँ, साथ के साथ चलो। रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं मध्य प्रदेश का 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, उसको सोल्व करो। इसके साथ साथ ही मैं उत्तर प्रदेश का 2016 या 17 में हुआ था जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, उसका पेपर भी सोल्व करवा रहा हूँ, उसको भी। दोनों का जो लिंक है आप मेरे वीडियोस में ढूंढे लेना। जब आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ओल्ड पेपर ऑफ ज्योग्राफी, वहाँ पर आपको वो वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो के आई कार्ड में ऐड कर दूंगा उस प्लेलिस्ट को, उसमें सर्च कर लेना आप। वीडियो की आई कार्ड कहाँ होता है, ये आपका वीडियो चल रहा है जहाँ पर एक गोले में आई लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना, वो वीडियो का आई कार्ड होता है जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारे कमेंट करें। देखने के लिए थैंक्स, बाय।